हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जीके सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए गुप्तवंश। देखिए, आज तो हम आपका सीक्वेंस में लेके आए हैं गुप्तवंश, लेकिन अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे जहाँ से भी होगा, एक टॉपिक लाएंगे, वो कंप्लीट टॉपिक लाएंगे। क्योंकि अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर चीज़ें छूट जाएंगी। वो जरूरी नहीं कि आपका प्राचीन इतिहास से 10-15 क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसे भी नहीं है कि हाँ हम लेके ऐसे चले, ठीक है। तो इसी के लिए हम आपके लिए कल से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आएंगे, वो चाहे जिस भी पार्ट का होगा, और एक पार्ट में एक टॉपिक खत्म कर देंगे। और सीक्वेंस से चलने का मतलब चीज़ें छूट जाएंगी और वहीं रह जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं गुप्तवंश का। तो गुप्तवंश जो है हमारा 319 AD से 540 AD तक था, ठीक है। और बात करें तो इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो गुप्त वंश के शासकों के बारे में बात करते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ये भी आप याद रखेंगे। अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। और संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच है, उसके बाद आए आपके चंद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त को जो है, इनका कार्यकाल क्या था? 319 AD से 334 AD था। और इन्हें जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त को, अगर वैसे संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे श्रीगुप्त को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने किया 319 AD में गुप्त संवत चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त ने चलाया था। याद रखेंगे हम कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है चलाया था, ठीक है। तो यहाँ प्रथम लिख देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों ने ही चलाए थे, जिन्हें दिनार कहते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। और इन्होंने राजा रानी का सिक्का चलाया था, याद रखेगा, अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में, ठीक है। अपनी पत्नी जो है कुमार देवी की याद में राजा रानी का सिक्का चलाया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो हमारा हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। इनका क्या था? 319 AD में इन्होंने गुप्त संवत चलाया, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राजा रानी का सिक्का चलाया इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। 335 AD से 380 AD इनका कार्यकाल था। और इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। याद रखेंगे कि इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। और इनकी उपाधि क्या क्या थी? कविराज, परम भागवत, परम क्रमांक, याद रखेंगे हम। और बात करेंगे कविराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे और इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उस पर ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए थे। कौन? समुद्रगुप्त। और इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने अभिलेख लिखा था। और इस अभिलेख में सारी जानकारी समुद्रगुप्त की आपकी मिल जाती है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन का किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी, परम भागवत, परम क्रमांक, संगीत प्रेमी थे और उन्हें वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों पर दिखाया गया था। और भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत थी। और दरबारी कवि इनके हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। फिर अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये प्रथम थे, ये द्वितीय आ गए 380 AD से 414 AD। और इन्हीं के युग को जो है स्वर्ण युग कहा गया था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे तो गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो सबसे बेहतरीन युग इन्हीं का था। तो इन्हें जो है शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्हें शकारी कहा जाता था। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, याद रखेंगे हम। और इन्हें विक्रमांक भी कहते थे, परम भागवत कहते थे। और विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। अब तक के 14 राजाओं को, 14 शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि दी जा चुकी है, तो याद रखेंगे। और इनके दरबार में ही नवरत्न थे, कालिदास थे, धन्वंतरी थे। ये सारे लोग क्या थे? इनके दरबार में जो है कवि थे, सॉरी नवरत्न थे। तो नवरत्न का नाम देख लीजिए। कालिदास थे, वराहमिहिर थे, और शंख थे, और छपड़क, और कौन थे? ठीक है, अमर सिंह थे, घटकरपर थे, धन्वंतरी थे, वररुचि थे, और बेताल भट्ट थे। तो ये सारे लोग थे, नवरत्न इन्हीं के दरबार में थे। उनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। और इन्हें जो है महरौली स्तंभ लेख में इनका नाम जो है चंद्र मिलता है। महरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या मिलता है? चंद्र मिलता है। और इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, किस लिए? शकों को हराने के उपलक्ष्य में। और चंद्रगुप्त के एक भाई थे रामगुप्त, इन्होंने रामगुप्त की हत्या करके उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। उसके बाद इन दोनों लोग के पुत्र कौन थे? कुमारगुप्त थे। क्योंकि रामगुप्त बहुत ही कमजोर शासक था, कोई वैसे शासक भी नहीं था, ठीक है। तो बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हमने बात कर ली। फिर बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। इनका शासनकाल था 414 से 454 AD तक। इनकी माता कौन थी? ध्रुव देवी, ये कुमारगुप्त की पत्नी थी। और ये इनके क्या थे? देवर थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। और पिता कौन थे? चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है।
चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने जो है कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। नालंदा विश्वविद्यालय को हमने बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे हम, तो हमने बताया था क्या कहा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इन्हें जो है महेंद्रादित्य की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने मोर और कार्तिकेय के चित्र बने हुए चांदी के बने हुए सिक्के चलाए थे। तो पूछा जा सकता है कि मोर और कार्तिकेय के बने हुए सिक्के किसने चलाए थे, तो कुमारगुप्त ने चलाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, कुमारगुप्त ने कराई थी। तो याद रखें कुमारगुप्त को एक बार और देख लेते हैं। माता ध्रुव देवी, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, उपाधि महेंद्रादित्य की, मोर और कार्तिकेय के चित्र बने हुए चांदी के सिक्के चलाए थे इन्होंने। इतनी चीजें हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे स्कंदगुप्त की। 454 से 467 AD इनका कार्यकाल था। और इनके समय में क्या हुआ था, हूण आक्रमण हुए थे। ये कहाँ मिलता है जानकारी, जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है जानकारी। और सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। हमने पिछले वीडियो में आपके बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। इनके समय में हूण आक्रमण हुआ था, जो जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त थे। तो अंतिम और प्रथम शासक किसी भी वंश का आपको याद रखना जरूरी है। तो जल्दी से हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे श्रीगुप्त, संस्थापक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, और वो संस्थापक थे श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 319 AD में इन्होंने गुप्त संवत चलाया, राजा रानी का सिक्का चलाया अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट स्मिथ ने। और कविराज, परम भागवत, परम क्रमांक की उपाधि दी जाती है। ये कवि प्रेमी थे, और इनके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया था। और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। दरबारी कवि थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनकी सारी समुद्रगुप्त की जानकारी मिल जाती है, याद हम रखेंगे। और फिर बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। इन्हीं के काल को भी स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शकारी शकों को हराने के उपलक्ष्य में शकारी, विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य कहा जाता है इनको। महरौली स्तंभ में इनका नाम चंद्र देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। इनके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और इन्होंने चांदी के सिक्के कब चलाए थे, शकों को हराने के बाद चलाए थे, ठीक है। फिर हम बात करें कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की माता ध्रुव देवी, पिता चंद्रगुप्त मौर्य, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी। मोर और कार्तिकेय बने हुए चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। कार्तिकेय और मोर बने हुए। फिर स्कंदगुप्त आते हैं 454 से 467 में। हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ। अब जानकारी कहाँ मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। उसके बाद विष्णुगुप्त आता है, अंतिम शासक था। अब इस गुप्त वंश की कुछ व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था में बात करेंगे तो उपज का 1/6 भू राजस्व लिया जाता था। उपज का 1/6 भू राजस्व लिया जाता था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके सारे क्वेश्चन। और बात करेंगे बिना जुती हुई भूमि को क्या कहा जाता था, अपहरित किया जाता था। इस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो बात करेंगे अर्थव्यवस्था में उपज का 1/6, और जो हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे उसमें 1/4 लिया जाता था, ठीक है। और इनके समय में देखो, इनके समय भाट और चाट कर बोलते थे, भाट और चाट कर। तो वही हमने अलग अलग लिखा है। जो भाट कर होता था ये पुलिस टैक्स होता था, चाट कर होता था ये क्या होता था, ये लुटेरों पर टैक्स होता था, ठीक है, लुटेरों का टैक्स। तो याद रखेंगे हम, ये टैक्स के बारे में याद रखेंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था की इनके बारे में बात करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में दंडपाशिक किसे कहा जाता था, पुलिस प्रमुख को। महासंधिक विग्रह कहा जाता था विदेश नीति को। महादंड नायक कहा जाता था न्याय विभाग प्रमुख को। अग्रहारी कहा जाता था दान विभाग प्रमुख को। तो याद रखेंगे, दंडपाशिक पुलिस प्रमुख, महासंधिक विदेश नीति, और महादंड नायक न्याय विभाग प्रमुख, अग्रहारी दान विभाग प्रमुख। इन चीज़ों को हम याद रखें, ये चीज़ें पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं, इनको देख लीजिए। एक है तिगवा विष्णु मंदिर, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भूमरा शिव मंदिर है मध्य प्रदेश में। दशावतार विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश झांसी में है। एरण विष्णु मंदिर है मध्य प्रदेश में। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कानपुर में। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में, दशावतार विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश झांसी में, एरण विष्णु मंदिर है मध्य प्रदेश में, और भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, गुप्त शासकों ने जारी किए थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, दिनार कहते थे। और चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपये या रूपक कहते थे। तो ये भी चीजें याद रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला वंश कौन सा था, तो गुप्त वंश था, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सिंचाई की जाती थी उससे रहट या घंटी बोलते थे। और राज्य चिन्ह इनका गरुड़ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारी चीजें लगभग जितनी भी छोटी मोटी चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें हमने बता दी है। और आपके लिए कल कोई नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, कोई जरूर नहीं कि हम सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। सीक्वेंस में चलेंगे तो चीज़ें हमारी छूटेंगी। तो ये चीज़ें हो गई, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। और 1-2 बार देख लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और भी चीज़ें जो आपकी छूट गई हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।